हेलो। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन यूट्यूब डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल लिबरलिज्म। ये क्लासिकल लिबरलिज्म लिबरलिज्म का ओल्डेस्ट फॉर्म है। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म, या हम कह सकते हैं प्योरिस्ट फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म को हम नकारात्मक उदारवाद, पुराना उदारवाद, परंपरागत उदारवाद भी कहते हैं। वैसे तो परंपरागत का मतलब पुराना ही होता है, परंपरागत, और शास्त्रीय उदारवाद। आदि नामों से भी जाना जाता है। आदि नामों से भी जाना आदि नामों से भी जाना जाता है। ये हिंदी में नाम है, ये आप सभी को याद होने चाहिए। हिंदी में नाम आप सभी के याद होने चाहिए। इंग्लिश में एक ही नाम है, क्लासिकल लिबरलिज्म। इससे पहले हम एक कोटेशन लिखते हैं आपके लिए। वो कोटेशन क्या है? कोटेशन है: अराजकतावाद राज्य को कमरे से बिल्कुल बाहर निकाल देना चाहता है, जबकि व्यक्तिवाद उसे धकेल कर दीवार से मिला लेने के पक्ष में। अराजकतावाद, अनार्किज्म। अनार्किज्म एक आइडियोलॉजी है जो स्टेटलेस सोसाइटी की बात करती है। अनार्किज्म राज्य को कमरे से राज्य को कमरे से बाहर निकाल देना चाहता है, कमरे से बाहर निकाल देना चाहता है, जबकि निकाल देना चाहता है जबकि व्यक्तिवाद व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म 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 राज्य को धकेल कर राज्य को धकेल कर राज्य को धकेल कर दीवार से कमरे की दीवार से कमरे की दीवार से मिला लेने के पक्ष में है। दीवार से मिला लेने के पक्ष में है। इस कोटेशन को हम अगले वीडियो में समझेंगे। दीवार से मिला लेने के पक्ष में है। दीवार से मिला लेने के पक्ष में, इसमें अनार्किज्म भी आ गया। अनार्किज्म की आइडियोलॉजी स्टेटलेस सोसाइटी की बात करती है, राज्य को समाप्त करने की बात करती है, जबकि इंडिविजुअलिज्म की फिलोसफी इंडिविजुअल की लिबर्टी, इंडिविजुअल की राइट्स और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है। अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के हित और व्यक्ति के अधिकारों को प्रधान मानते हुए जिस दर्शन का निर्माण किया जाता है उसको व्यक्तिवादी दर्शन कहते हैं। इसको हम इंडिविजुअलिज्म कहते हैं, जो अत्यंत संक्षिप्त रूप में, मिनिमम लिमिटेड फॉर्म में स्टेट को रखना चाहता है इंडिविजुअलिज्म। इन दोनों आइडियोलॉजीज को समझेंगे हम। एक तो अनार्किज्म और एक इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म में हम इंडिविजुअलिज्म जिसमें हम आधुनिक व्यक्तिवाद और परंपरागत व्यक्तिवाद
दोनों की बात करेंगे। ये कोटेशन हम अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम उदारवाद के बारे में जानेंगे, लिबरलिज्म के बारे में जानेंगे कि लिबरलिज्म क्या है। एफ डब्ल्यू कोकर कहते हैं उदारवाद, लिबरलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं लिबरलिज्म में कौन कौन से वेरिएंट्स हैं, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म, शास्त्रीय उदारवाद, मॉडर्न लिबरलिज्म, आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद, नियो लिबरलिज्म की फिलोसफी, नव उदारवाद। नियो लिबरलिज्म की फिलोसफी को हम एक अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे, अन्य वीडियो में डील करेंगे। न्यू लिबरलिज्म क्लासिकल लिबरलिज्म का एक रीस्टेटमेंट है, और उसमें कुछ नया भी है प्लस समथिंग एल्स भी है, कुछ डिफरेंट भी है, कुछ नया भी है, वो भी इसमें समझेंगे। लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म। एक अन्य वेरिएंट है नियो क्लासिकल लिबरलिज्म, नव शास्त्रीय उदारवाद, न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म के साथ सोशल लिबरलिज्म को मिलाने की बात करता है। ये मिडवे है, इट इज़ मिडवे बिटवीन क्लासिकल लिबरलिज्म एंड सोशल लिबरलिज्म। सोशल लिबरलिज्म यहाँ पर मैं मॉडर्न लिबरलिज्म के लिए प्रयोग में ले रहा हूँ। सोशल लिबरलिज्म, जिसको हम हाई लिबरलिज्म भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हाई लिबरलिज्म, जो सोशल जस्टिस पर फोकस करता है, हाई लिबरलिज्म भी इसको हम कहते हैं। ये तो लिबरलिज्म के वेरिएंट्स हैं, जिनको हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो वीडियो है, जिसमें हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो क्लासिकल लिबरलिज्म पर डिस्कस करने वाले हैं, शास्त्रीय उदारवाद को पढ़ने वाले हैं। उदारवाद एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उदारवाद एक थ्योरी भी है। लिबरलिज्म एक थ्योरी भी है, उदारवाद एक आइडिया भी है, उदारवाद एक फिलोसफी भी है, दर्शन भी है, फिलोसफी। उदारवाद के केंद्र में क्या है? लिबरलिज्म के केंद्र में है लिबर्टी। केंद्र में क्या है? लिबर्टी, स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता। एफ डब्ल्यू कोकर कहते हैं, एफ डब्ल्यू कोकर एक स्कॉलर हैं, एफ डब्ल्यू कोकर, वो कहते हैं कि व्यक्ति के आचरण पर, व्यक्ति के इंडिविजुअल के बिहेवियर पर या व्यक्ति के आचरण पर कितनी सीमा होनी चाहिए, व्यक्ति का आचरण कहाँ तक नियंत्रित होना चाहिए, अर्थात व्यक्ति की लिबर्टी पर या इंडिविजुअल की लिबर्टी पर कितनी लिमिटेशंस या रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, कितनी लिमिटेशंस होनी चाहिए। इसके ऊपर अनेक विद्वानों की अलग अलग राय है, अनेक स्कॉलर्स के अलग अलग मत हैं कि व्यक्ति के आचरण के ऊपर कितना नियंत्रण होना चाहिए। अलग अलग जो दर्शन है वो अलग अलग लिमिटेशंस बताते हैं। अब हम समझेंगे उदारवाद। लिबरलिज्म वह पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, लिबरलिज्म वह पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है
जो इंडिविजुअल की लिबर्टी की बात करती है, इंडिविजुअल की लिबर्टी की बात करती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करती है, व्यक्ति को विवेकशील या उस व्यक्ति के रेशनैलिटी की बात करती है, विवेकशील मानती है। इसकी लिबरलिज्म की फिलोसफी व्यक्ति के विवेक में या रीजन में विश्वास करती है, विवेक में विश्वास करती है कि व्यक्ति अपना मूल्यांकन कर सकता है, व्यक्ति अपना हित और अहित जानता है, व्यक्ति अपने बारे में जानता है, व्यक्ति अपने टारगेट सेट करने के लिए स्वतंत्र है, व्यक्ति अपने चॉइसेस के बारे में जानता है, व्यक्ति अपनी लाइफ में कौन कौन से टारगेट सेट करेगा, उनके बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। जैसे हम ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की बात करते हैं, ये कोई एम सेट करता है, इंडिविजुअल एक एम सेट करता है, तो इन दोनों के मध्य व्यक्ति और इसके टारगेट के मध्य किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए, ऐसा लिबरल थिंकर कहते हैं। लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, व्यक्ति की स्वतंत्रता भी एब्सोल्यूट नहीं है। ये उदारवाद के बारे में थोड़ी चर्चा हुई। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल लिबरलिज्म, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लासिकल लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से दो बहुत बड़े थिंकर जुड़े हुए हैं, एडम स्मिथ और जॉन लॉक। ये दोनों फिलोसफर, दोनों स्कॉलर क्या कहते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म 17वीं सेंचुरी, 17वीं और 18वीं शताब्दी में इसका उद्भव हुआ था, शास्त्रीय उदारवाद का, क्लासिकल लिबरलिज्म का। उस समय इन दोनों ने बहुत ही मजबूत तर्क दिए, बहुत मजबूत तर्क दिए। इन दोनों ने क्या बताया, इन दोनों ने बताया कि रीजन के उपयोग से, रीजन, रीजन के उपयोग से, रीजन मतलब तर्क, तर्क के उपयोग से अर्थात विवेक के उपयोग से, रीजन के उपयोग से सोसाइटी को रिफॉर्म किया जा सकता है, सोसाइटी को, समाज को, सोसाइटी को रिफॉर्म किया जा सकता है, समाज में सुधार किया जा सकता है, सोसाइटी में रिफॉर्म किया जा सकता है। सोसाइटी को रिफॉर्म करने से मतलब है स्टेट को रिफॉर्म करना और मार्केट को रिफॉर्म करना, राज्य में सुधार करना और बाजार में सुधार करना। स्टेट को रिफॉर्म करने से मतलब है पॉलिटिक्स में रिफॉर्म करना, पॉलिटिक्स में रिफॉर्म करना अर्थात पॉलिटिकल सिस्टम में सुधार करना, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। मार्केट, मार्केट का मतलब है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता होते हैं, बायर्स और सेलर्स पाए जाते हैं, जहाँ पर व्यापार होता है। तो मार्केट को रिफॉर्म का मतलब है इकोनॉमिक्स को रिफॉर्म करना, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में सुधार करना। पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना, इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करने के लिए सबसे मजबूत तर्क दिए गए जॉन लॉक के द्वारा। जॉन लॉक को लिबरलिज्म का फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है, उदारवाद का जनक जॉन लॉक को ही कहा जाता है। उदारवाद की आत्मा व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उदारवाद की आत्मा व्यक्ति की मर्यादा है, उदारवाद की आत्मा व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। इन सभी मूल्यों को केंद्र में रखकर जिस दर्शन का निर्माण किया जाता है, उस दर्शन को, उस सिद्धांत को, उस विचारधारा को उदारवादी विचारधारा कहा जाता है। इकोनॉमिक्स को रिफॉर्म करने के लिए सबसे मजबूत तर्क, स्ट्रोंगेस्ट आर्ग्यूमेंट एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो क्लासिकल लिबरलिज्म 17वीं शताब्दी में क्लासिकल लिबरलिज्म का उद्भव हुआ। फिलोसफिकल फाउंडेशन क्लासिकल लिबरलिज्म का एडम स्मिथ और जॉन लॉक के द्वारा रखा गया। इन दोनों ने बताया कि रीजन के उपयोग से सोसाइटी में सुधार किया जा सकता है, रिफॉर्म किया जा सकता है। सोसाइटी में रिफॉर्म करने का मतलब है स्टेट में रिफॉर्म करना और मार्केट में रिफॉर्म करना, और स्टेट में रिफॉर्म करने का मतलब है पॉलिटिक्स में रिफॉर्म करना। पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करने के लिए सबसे पावरफुल आर्ग्यूमेंट जॉन लॉक के द्वारा दिए गए। और मार्केट में रिफॉर्म करने का मतलब है इकोनॉमिक्स को रिफॉर्म करना, और इकोनॉमिक्स को रिफॉर्म करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए। एडम स्मिथ, थोड़ा सा हम एडम स्मिथ को देख लेते हैं। एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र का जनक भी एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स।
फादर ऑफ, इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान भी कहा है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये लिबरलिज्म या क्लासिकल लिबरलिज्म का कोर आइडियाज़ और कोर वैल्यूज़ बताने जा रहा हूँ कि केंद्र में क्या है क्लासिकल लिबरलिज्म के, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, एक साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक विधि से कैसे समझ सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एडम स्मिथ ने एडम स्मिथ ने 1776 में, 1776 में एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग बुक लिखी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, वेल्थ ऑफ नेशंस, पाथ ब्रेकिंग बुक, वेल्थ ऑफ नेशंस। इस बुक में एडम स्मिथ ने लेशे फेयर की थ्योरी दी। लेशे फेयर, लेशे फेयर को LAZZIAIFAIR भी लिख सकते हैं। लेशे फेयर का सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा दिया, जिसका मतलब है हस्तक्षेप का सिद्धांत। हस्तक्षेप का मतलब है राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में या आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, स्टेट को या गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक स्फेयर में या मार्केट में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इसका बेसिक मीनिंग क्या है लेशे फेयर का? इसका बेसिक मीनिंग है व्यक्ति को, लेशे फेयर का बेसिक मीनिंग है व्यक्ति को अपने हाल पर छोड़ दो, अपने हाल पर छोड़ दो, अपने हाल पर छोड़ दो, वो अपना विकास, वो अपना विकास स्वयं कर लेगा या स्वयं करेगा। अर्थात व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। व्यक्ति एक रेशनल प्राणी है, व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, वह सोच सकता है, वो कैन थिंक, सोच सकता है, वो अपने बारे में अच्छा बुरा, हित अहित, गुड बैड, राइट रॉन्ग सब जानता है व्यक्ति। इस अजम्पशन, इस बेसिक अजम्पशन में लिबरलिज्म की फिलोसफी विश्वास करती है। इसी बात को ये प्रूव कर रहा है यहाँ पर, व्यक्ति को अपने हाल पर छोड़ दो, वो अपना विकास स्वयं कर लेगा। व्यक्ति को अपने आप स्वतंत्र छोड़ दो आप, वो व्यक्ति अपना विकास कर लेगा क्योंकि उसमें क्षमताएं हैं। व्यक्ति को इकोनॉमिक स्फेयर में अकेला छोड़ दो आप, व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति व्यापार करेगा, उसको आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी प्राप्त होगी तो व्यक्ति व्यापार करेगा। व्यक्ति व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा, तो व्यक्ति प्रॉफिट कमाएगा, लाभ कमाएगा। क्या कमाएगा? लाभ। लाभ कमाएगा तो व्यक्ति को आय होगी, आय, आय, व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो व्यक्ति उसके साथ साथ रोजगार भी पैदा करेगा, एम्प्लॉयमेंट पैदा करेगा, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार व्यक्ति पैदा करेगा। तो व्यक्ति बहुत सारे होंगे, वो सभी कंपनी खोलेंगे, वो व्यापार करेंगे, वो पैसा कमाएंगे, क्योंकि व्यक्ति अकेला मेहनत करता है, वो उत्साह से, वो प्रेरणा से, वो ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा मेहनत करता है व्यक्ति, और इसलिए वो लाभ कमाएगा। लाभ कमाएगा तो आय बढ़ेगी, देश की आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और उत्पत्ति किसकी होगी? लास्ट में पूंजीवाद की उत्पत्ति होगी। पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म की उत्पत्ति होगी। ये एडम स्मिथ के तर्क थे, ये एडम स्मिथ के बहुत ही मजबूत तर्क थे। इन्होंने इकोनॉमिक्स में सुधार के लिए बहुत मजबूत तर्क दिए उस समय, और क्लासिकल लिबरलिज्म की फिलोसफिकल फाउंडेशन एडम स्मिथ के द्वारा रखी गई। आप इनको नोट कर लो अपनी कॉपी में, आप चाहो तो कॉपी में नोट कर सकते हो। यह आपको ध्यान में रखना है। क्लासिकल लिबरलिज्म या आर्थिक शास्त्रीय उदारवाद को याद करने के लिए आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। क्लासिकल इकोनॉमिक लिबरलिज्म एडम स्मिथ की देन है। क्लासिकल लिबरलिज्म के दो डायमेंशन हैं, उनकी स्टडी करेंगे अभी हम। क्लासिकल लिबरलिज्म के दो डायमेंशन हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म
शास्त्रीय उदारवाद के दो डायमेंशन है। एक डायमेंशन है पॉलिटिकल डायमेंशन, एक डायमेंशन है इकोनॉमिक डायमेंशन। एक डायमेंशन और है जो कुछ बुक्स में लिखा सोशल डायमेंशन, सामाजिक क्षेत्र में उदारवाद, सोशल डायमेंशन। ये वैज्ञानिक विचारधारा की बात करता है। वैज्ञानिक विचारधारा, वैज्ञानिक विचारधारा, वैज्ञानिक विचारधारा की बात करता है। जैसे धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। धर्मनिरपेक्षता एक वैज्ञानिक विचारधारा है जो व्यक्ति को साइंटिफिक टेम्परामेंट के साइंटिफिक अप्रोच अपनाने के लिए मजबूर करती है। धर्मनिरपेक्षता जो समाज में सभी प्रकार के बंधन है, जैसे जाति धर्म आदि के बंधन है, उनको तोड़ने की बात करती है। धर्मनिरपेक्षता एक वैज्ञानिक विचारधारा है जो व्यक्ति को ओपन माइंडेड बनाती है समाज में। पॉलिटिकल डायमेंशन, इसका संबंध स्टेट से है। पहले हम पॉलिटिकल डायमेंशन समझेंगे, क्लासिकल लिबरलिज्म के राजनीतिक आयाम को समझेंगे। उसके बाद क्लासिकल लिबरलिज्म के इकोनॉमिक डायमेंशन को समझेंगे। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ और एडम स्मिथ के इनविजिबल हैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ, अदृश्य हाथ, इसको भी समझेंगे, अदृश्य हाथ को। स्टेट का संबंध लिमिटेड गवर्नमेंट से है। लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। क्लासिकल लिबरलिज्म का बेसिक अजम्पशन है सीमित और संवैधानिक सरकार, लिमिटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रह सकती है जब व्यक्ति कम से कम कार्य करे, राज्य न्यूनतम शासन करे। राज्य न्यूनतम शासन करेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी। व्यक्ति की स्वतंत्रता, इंडिविजुअल की लिबर्टी और स्टेट की अथॉरिटी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्टेट, इनमें एक रिलेशन है, वो अभी मैं बता देता हूँ। इसी वीडियो में समझेंगे हम इनविजिबल हैंड, एडम स्मिथ का अदृश्य हाथ क्या है। पॉलिटिकल डायमेंशन, राजनीतिक आयाम। इंडिविजुअल की लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी और स्टेट एक दूसरे के युद्ध कर्मानुपाती हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। लिबरलिज्म उदारवाद की फिलोसफी या उदारवादी दर्शन या उदारवादी विचारधारा को आपको समझना है तो ये सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए। स्टेट के फंक्शन, स्टेट फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन ऑफ स्टेट, फंक्शन ऑफ स्टेट, स्टेट के कार्यों में वृद्धि होती है तो इंडिविजुअल की लिबर्टी में कटौती होती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती होती है जब स्टेट के कार्यों में वृद्धि होती है, और स्टेट के कार्यों में कमी होती है तब व्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। ये एक रिलेशन है, आपको ये याद रखना है। ये रिलेशन आपके क्लासिकल लिबरलिज्म में भी काम आएगा, मॉडर्न लिबरलिज्म या सोशल लिबरलिज्म या हाई लिबरलिज्म भी पढ़ोगे तो उसमें भी काम आएगा, और नियो क्लासिकल लिबरलिज्म में भी आएगा, और नियो क्लासिकल लिबरलिज्म में भी ये काम आएगा। पॉलिटिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन का संबंध स्टेट से है। स्टेट का मतलब है लिमिटेड गवर्नमेंट, और लिमिटेड गवर्नमेंट का क्या मतलब है, स्टेट। पॉलिटिकल डायमेंशन में
क्लासिकल लिबरलिज्म स्टेट में रिफॉर्म की बात करता है, और स्टेट में रिफॉर्म का मतलब है लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय द पीपुल, कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड बाय द पीपल, कंट्रोल्ड बाय द पीपल। ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा कंट्रोल हो, जैसे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। एक उदार लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, लोग वोट देते हैं, लोग राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, लोगों को पॉलिटिकल लिबर्टी और पॉलिटिकल इक्वलिटी प्राप्त होती है। तो कंट्रोल्ड बाय द पीपल, लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब है कंट्रोल्ड बाय द पीपल। इसी को हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इसी को हम क्या कह सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। लिमिटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात जोन लोग करते हैं। ये लिबरलिज्म का बेसिक अजम्पशन है। क्लासिकल लिबरलिज्म की मुख्य थीम यही है, लिमिटेड गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, सीमित और संवैधानिक सरकार। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है कि सभी शक्तियों को संविधान में बांध दिया जाता है। एक संविधान होता है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राजा हो, उनकी सभी शक्तियों को संविधान में लिख दिया जाता है, अर्थात संविधान में उन सभी शक्तियों को नियंत्रित किया जाता है, उन सभी की। तो इसी को कहते हैं हम संवैधानिक सरकार। इसके बाद हम इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करते हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन में हम मार्केट की बात करते हैं, और मार्केट में फ्री मार्केट की बात करते हैं। फ्री मार्केट होगा तो ईच कैन प्रोग्रेस कैन डेवलप, प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रगति और विकास करेगा, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रगति और विकास करेगा तो पूंजीवाद और इंडस्ट्रियलाइजेशन की उत्पत्ति होगी। इकोनॉमिक डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन है इकोनॉमिक डायमेंशन। आप पेशेंस बनाए रखें, वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, आपके काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो अब तक नहीं थी। आप जुड़े रहें। इकोनॉमिक डायमेंशन, आर्थिक आयाम। इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करते हैं एडम स्मिथ। इसमें मार्केट में सुधार की बात की जाती है। मार्केट में सुधार की बात की जाती है। मार्केट में सुधार का मतलब है इकोनॉमिक्स में सुधार करना, इकोनॉमी में सुधार करना। और फ्री मार्केट की बात की जाती है। फ्री मार्केट, फ्री मार्केट, मुक्त बाजार, अर्थव्यवस्था। फ्री मार्केट इकोनॉमी वह इकोनॉमी होती है जिसमें क्रेता और विक्रेता होते हैं, और वो मांग के नियम के द्वारा, मांग, डिमांड एंड सप्लाई के नियम के द्वारा कंट्रोल होती है। मतलब यहाँ पर मार्केट सेल्फ रेगुलेट थ्योरी का पालन करता है, अर्थात मार्केट नेचर में सेल्फ रेगुलेटरी होता है। मार्केट, बाजार स्वनियंत्रित होता है। स्वनियंत्रित कैसे होता है बाजार? मांग के नियम के द्वारा, मांग के नियम के। और मांग का नियम जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था। मांग का नियम का मतलब है कि रूल ऑफ डिमांड। इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब ये है कि जब वस्तु की मांग बढ़ती है, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, जब वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। दूसरी बात, मार्केट में सेलर्स और बायर्स होते हैं। सेलर्स और बायर्स, मार्केट में सेलर्स और बायर्स होते हैं, क्रेता और विक्रेता होते हैं। और एक मांग का नियम मार्केट में होता है, वो शक्ति के रूप में काम करता है। बाजार की शक्तियाँ जिन्हें कहते हैं, बाजार स्वचालित होता है। यहाँ पर बाजार में क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं, वो डिमांड क्रिएट करते हैं। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, अर्थात डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल चलता है। जेबी शाह ने एक रूल दिया। जेबी शाह ने एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, जेबी शाह। उन्होंने एक रूल दिया है, एक नियम बताया है, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति का नियम। डिमांड एंड सप्लाई, उन्होंने क्या कहा है? सप्लाई, सप्लाई जेबी शाह ने कहा है, वो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड,
इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। ये नियम मार्केट में चलता है, अर्थात मार्केट में क्या होता है, क्रेता और विक्रेता होते हैं, वो क्रेता डिमांड करते हैं तो पूर्ति होती है, पूर्ति से ऑटोमेटिक डिमांड पैदा होती है। तो ये मांग का नियम, ये इकोनॉमिक डायमेंशन है। यहाँ पर मार्केट सेल्फ नेचर में सेल्फ रेगुलेटरी होता है, इसी को हम फ्री मार्केट कहते हैं। और फ्री मार्केट में क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, अपना डेवलपमेंट कर सकता है, अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट। प्रत्येक व्यक्ति अपना डेवलपमेंट कर सकता है। ईच कैन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट होता है, और इसी से बाद में पैदा होता है कैपिटलिज्म। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। ये इकोनॉमिक डायमेंशन हो गया। हमने दो डायमेंशन की बात की, ये आप नोट कर लीजिए, पॉलिटिकल डायमेंशन और इकोनॉमिक डायमेंशन। अब हम पढ़ते हैं, दोनों डायमेंशन को मिलाते हैं हम। क्लासिकल लिबरलिज्म के दोनों डायमेंशन को एक साथ देखते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म के दोनों डायमेंशन को एक साथ देखते हैं हम। पॉलिटिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन और इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन, इकोनॉमिक इन दोनों डायमेंशन को क्लासिकल लिबरलिज्म हम एक साथ मिलाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति फ्री होगा एंड इक्वल होगा, सबको समानता होगी। और यह सिस्टम या ये मैकेनिज्म किसके लिए काम करेगी, प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए काम करेगी। प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ एवरी वन, प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ एवरी वन, प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ एवरी वन, एवरी वन, विकेस्ट, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के हित के लिए सिस्टम कार्य करेगा। तो हमने दोनों आयाम देखे, क्लासिकल लिबरलिज्म के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशन दोनों देखे। इसके बाद में हम पॉलिटिकल डायमेंशन में जॉन लॉक को देख लेते हैं। जॉन लॉक ने क्या कहा, थोड़ा विस्तार से। पॉलिटिकल डायमेंशन, क्लासिकल लिबरलिज्म, ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर, क्लासिकल लिबरलिज्म, जॉन लॉक, जॉन लॉक, उदारवाद की आत्मा जॉन लॉक, उदारवाद के जनक जॉन लॉक, फाउंडिंग फादर ऑफ लिबरलिज्म जॉन लॉक। जॉन लॉक ने एक मेजर वर्क लिखा, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, शासन पर दो निबंध, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, शासन पर दो निबंध। जॉन लॉक ने थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स दी है। जॉन लॉक ने थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स के बारे में बताया है, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, इसको समझेंगे। और जॉन लॉक ने इसी बुक में सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी भी दी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की का सिद्धांत। सोशल कॉन्ट्रैक्ट
होब्स, लोक, रूसो तीनों समझौतावादी विचारक हैं, सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट हैं। सामाजिक समझौता क्या होता है? सामाजिक समझौता मैं नॉर्मल बता देता हूँ आपको, सामान्य, कि लोग सबसे पहले एक प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं। प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर, लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं। तो प्राकृतिक अवस्था में कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो रहने योग्य नहीं होती, या कुछ अधिकारों को लागू करने की समस्या आती है। तो सभी लोग इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं। वो सभी लोग क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं एक जगह, सभी लोग इकट्ठे होते हैं और आपस में समझौता करते हैं। वो सभी लोग आपस में समझौता करते हैं, या तो वो कम्युनिटी का निर्माण करते हैं, या स्टेट का निर्माण करते हैं, या गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं, या राजा को नियुक्त करते हैं। कम्युनिटी, और कम्युनिटी क्या करती है? गवर्नमेंट को या किंग को अपॉइंट कर देती है। ये एक सामाजिक समझौता होता है जिसमें सभी लोग मिलकर के एक दूसरे के अधिकार त्यागते हैं और आपस में एक समझौता करके सुरक्षा के लिए, अपने प्राकृतिक अधिकारों के बचाव के लिए, या अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए सभी लोग एक आपस में समझौता करते हैं। उसी समझौते को हम सामाजिक समझौता कहते हैं। ये तो सिंपल बात बता रहा हूँ आपको, सिंपल। सामाजिक समझौता क्या होता है? समाज के निर्माण के लिए जो समझौता विभिन्न लोगों के द्वारा प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए किया जाता है, उसको हम सामाजिक समझौता कहते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत, जोन लॉ के द्वारा थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स दी जाती है, जिसमें कुछ राइट्स जोन लॉ के द्वारा बताए जाते हैं। जोन लॉ क्या कहते हैं? जोन लॉ कहते हैं कि राइट टू लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, और राइट टू प्रॉपर्टी। ये लोगों के प्राकृतिक अधिकार हैं, तीन। जोन लोग प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, जोन लोग इनएलियनेबल, अर्थात ऐसे अधिकार जिनको हम अलग नहीं कर सकते। व्यक्ति प्रकृति से ही हाथ, नाक, कान, मतलब इनके साथ पैदा होता है, आँखों के साथ, हाथ के साथ, कान के साथ, तो ये नेचुरल है। उसी प्रकार व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसके साथ उसके अधिकार भी उसके जन्म ले लेते हैं, उन्हीं को हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। ये प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है, ये नोट कर लीजिए आप। सामाजिक समझौता, जोन लोग के द्वारा ये तीन प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बताए गए हैं। जोन लोग ने तीन प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बताए हैं। जोन लोग के द्वारा एक थ्योरी दी जाती है, वर्कमैनशिप आइडियल, ओनली क्रिएट हैज़ द राइट ओवर व्हाट इज क्रिएटेड। हम इसके बारे में जान लेते हैं कि वर्कमैनशिप आइडियल क्या है। वर्कमैनशिप आइडियल, ये थ्योरी डेवलप की गई है जोन लोग के द्वारा। वर्तमान में हम इस थ्योरी को कहते हैं कॉपीराइट का अधिकार। पेटेंट क्या है? पेटेंट से संबंधित है। हम, कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ का आविष्कार करता है, किसी विचार का आविष्कार करता है, तो उस व्यक्ति का उस विचार के ऊपर अधिकार है, उसी व्यक्ति का उस पर अधिकार है, दूसरा उसके अधिकार को उपयोग में नहीं ले सकता। अर्थात क्रिएटर्स, ओनली क्रिएटर्स हैज़ द राइट ओवर व्हाट इज क्रिएटेड। अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा किसी विचार, वस्तु या अन्य कोई चीज़ का निर्माण किया गया है, का विचार का निर्माण या आविष्कार किया गया है, आविष्कार किया गया है, उस पर उस व्यक्ति का अधिकार होगा, उस पर उस व्यक्ति का अधिकार होगा, उस पर उस व्यक्ति का अधिकार, उस व्यक्ति का अधिकार होगा। ये वर्कमैनशिप आइडियल की कंसेप्ट है, जोन लॉक से जुड़ी है, अधिकार होगा, ये मान लो। इंग्लिश में लिख देता हूँ, ओनली क्रिएटर हैज़ द राइट, और ओनली क्रिएटर, ओनली क्रिएटर हैज़ द राइट ओवर
व्हाट इज क्रिएटेड, व्हाट इज क्रिएटेड, व्हाट इज क्रिएटेड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ये वर्कमैनशिप आइडियल की थ्योरी जॉन लॉक के द्वारा दी गई है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी विचार वस्तु का निर्माण आविष्कार किया गया तो उस व्यक्ति का अधिकार उस पर होगा। ओनली क्रिएटर हैज राइट ओवर व्हाट इज क्रिएटेड। जॉन लॉक के द्वारा कुछ प्राकृतिक अधिकारों में के बारे में बताया गया जो प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल है। इसमें वर्कमैनशिप आइडियल को एक बार और देख लेते हैं कि ओनली क्रिएटर हैज़ द राइट ओवर व्हाट इज क्रिएटेड। इसके बाद जॉन लॉक क्या कहते हैं? जॉन लॉक कहते हैं कि जो मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य ह्यूमन बीइंग, उसका क्रिएशन किसके द्वारा किया गया है? ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन किसके द्वारा किया गया है? गॉड के द्वारा किया गया है, गॉड, भगवान के द्वारा। और भगवान के द्वारा ह्यूमन बीइंग या मनुष्य का क्रिएशन किया गया तो हमारी लाइफ और लिबर्टी पर भगवान का अधिकार है। किसका? भगवान का अधिकार है। हमारे जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भगवान के हाथ में। किस व्यक्ति को कब मृत्यु मिलेगी, कब उसको जीवन, कब तक वो जिएगा, कब वो क्या करेगा, कितनी स्वतंत्रता वो भोगेगा, ये सब ईश्वर के हाथ में है। तो इसी बात को पकड़ते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक इसी बात को पकड़ते हैं और कहते हैं कि यदि इफ मनुष्य कोई क्रिएट करता है, मनुष्य व्यक्ति के द्वारा किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है, जैसे प्रॉपर्टी संपत्ति का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है, तो प्रॉपर्टी किसके द्वारा ओन की जाएगी? उसी व्यक्ति के द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार जॉन लॉक वर्कमैनशिप आइडियल की थ्योरी देकर के, वर्कमैनशिप आइडियल की सिद्धांत से प्रॉपर्टी के अधिकार को जस्टिफाई करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाया गया है रियान लर्निंग कंसेप्ट पर, पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। उस पजेसिव इंडिविजुअलिज्म सीबी मैकफर्सन की जो कंसेप्ट है उनके द्वारा डेवलप की गई थी वो। उसमें जॉन लॉक की राइटिंग्स में इंडिविजुअलिज्म के विचार पाए जाते हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे ये इसमें प्रॉपर्टी का जो अधिकार है, व्यक्ति का संपत्ति रखने का अधिकार है, उसको जस्टिफाई किया जाता है। उस वीडियो में आपके ज़्यादा क्लैरिटी बिल्ड हो पाएगी, ज़्यादा आपके क्लियर हो पाएगा। क्लियर? ओके। इस प्रकार जॉन लॉक ने थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स दी है, उनके द्वारा बताया गया है। और सामाजिक समझौते के द्वारा किस प्रकार लोग कम्युनिटी का निर्माण करते हैं उसको हम आगे देखते हैं। जॉन लॉक से पहले यूरोप में 17वीं शताब्दी से पहले कौन सी थ्योरी प्रचलित थी? रॉबर्ट फिल्मर की एक थ्योरी थी यूरोप में, उसको देख लो आप। उसी के क्रिटिसिज्म के रूप में उसी को रिजेक्ट कर दिया जॉन लॉक ने। रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा डिवाइन राइट ऑफ किंग की कंसेप्ट दी गई। डिवाइन राइट ऑफ किंग, डिवाइन राइट ऑफ किंग, ये कंसेप्ट क्या थी इसको बता देता हूँ मैं। राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्य की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, अर्थात राजा को अपॉइंट किया है ईश्वर ने, ईश्वर का प्रतिनिधि है राजा, राजा को उत्पन्न ईश्वर ने किया है, इसलिए राजा के आदेशों की पालना करना सभी के लिए अनिवार्य है। राजा के आदेश नहीं है, एक्चुअली वो ईश्वर के आदेश हैं, इसलिए सभी जनता राजा के आदेशों का पालन करेगी। डिवाइन राइट ऑफ किंग, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया जॉन लॉक ने, खारिज कर दिया, खंडन कर दिया इस थ्योरी का जॉन लॉक के द्वारा। जॉन लॉक के द्वारा एक प्रश्न उठाया गया, एक क्वेश्चन उठाया गया। क्वेश्चन क्या था कि व्हाई वी शुड ओबे द गवर्नमेंट, व्हाई वी शुड ओबे द गवर्नमेंट या स्टेट। हमें सरकार की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए,
हमें सरकार की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए, हमारे लिए राज्य क्यों आवश्यक है, हमें नीड क्या है राज्य की, स्टेट की, गवर्नमेंट की, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसी क्वेश्चन के बाद में सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी आई है। ये प्रश्न उनके दिमाग में आया, तभी तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट डिवाइस का प्रयोग किया गया होब्स लॉ रूसो के द्वारा। वाई वी नीड द गवर्नमेंट एंड वाई वी शुड ओबे द गवर्नमेंट, स्टेट के आदेशों की पालना हम क्यों करें। अर्थात यहाँ पर जनता को शक्ति देने की या इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की जा रही है, या पीपल को, जनता को पावर देने की कोशिश की जा रही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी जो है, इसका जवाब देते हैं जॉन लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो जॉन लॉक की मेजर वर्क है, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, 1689 में जो लिखी गई, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में लिख देता हूँ, शासन पर 2 निबंध, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, 1689 में ये बुक आई। जो लोग सबसे पहले स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, स्टेट ऑफ नेचर, जितने भी थिंकर हैं, जो भी सामाजिक समझौतावादी हैं, वो स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं। सबसे पहले स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, इमेजिन करते हैं, इमेजिन करके स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर को हम कहते हैं प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक अवस्था। ये जो स्टेट ऑफ नेचर है, ये प्री पॉलिटिकल, प्राक राजनीतिक और प्राक सामाजिक है, प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल, प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल है। इसी स्टेट ऑफ नेचर में लोगों को 3 अधिकार हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। ये 3 अधिकार जॉन लॉक के द्वारा लोगों को दिए गए हैं स्टेट ऑफ नेचर में। पीपल के द्वारा नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी लोगों को दिए गए हैं। लेकिन समस्या क्या आती है भाई, आपको पता है कि होब्स का जो जो नहीं जो जॉन लॉक का जो मनुष्य है वो शांति प्रिय है, सहयोगी है, और एक शांति प्रिय जो स्टेट ऑफ नेचर है वो पीसफुली है, जो अच्छी है, मतलब एक आदर्श अवस्था है। लेकिन फिर भी दिक्कत क्या आती है, समस्या क्या आती है, समस्या आती है नेचुरल राइट्स हैं, जो प्राकृतिक अधिकार हैं, उनको लागू करने की समस्या आती है। इनको एनफोर्समेंट की समस्या आती है। किसकी आती है? एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट की समस्या आती है। पीपल आल्सो हैव राइट टू एनफोर्स देयर राइट्स, पनिश द वायोलेटर्स। प्रॉब्लम क्या आती है? एनफोर्समेंट यानी प्राकृतिक अधिकारों को लागू करने की प्रॉब्लम आती है। लागू कौन करेगा? तो सभी लोग एक जगह एकत्रित होते हैं और एक कम्युनिटी का निर्माण करते हैं, कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट को नियुक्त कर देती है। इस प्रकार जो लोग स्टेट और कम्युनिटी का निर्माण करते हैं और गवर्नमेंट लोगों के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, इन तीनों अधिकारों को सिक्योर करती है। इन तीनों अधिकारों को गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योर किया जाता है, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। यदि गवर्नमेंट इनका पालन नहीं करते हैं तो लोग समझौते का नवीनीकरण कर सकते हैं या रिवोल्यूशन कर सकते हैं। लोग, ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे जैसे मैं क्रम बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाइए, आपके ज़्यादा समझ आएगी। इस तरीके से हम ज़्यादा समझ पाएंगे। ये तरीका सही है, ये साइंटिफिक तरीका थोड़ा समझने का। इनको अपन जोड़ जोड़ कर देख रहे हैं एक दूसरे से।
तो इस प्रकार हमने देखा कि जॉन लॉक ने रॉबर्ट फिल्मर की जो डिवाइन राइट ऑफ किंग थ्योरी है उसको रिजेक्ट कर दिया, और जॉन लॉक ने कहा कि हम गवर्नमेंट का पालन क्यों करते हैं। और इस बात के लिए जॉन लॉक ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, और उन्होंने टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट एक बुक लिखी 1689 में, और उसी में उन्होंने बताया कि लोग समझौता क्यों करते हैं। ये सारी बातें हमने देखी। एक बार और देख लेते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में, जिसको हम प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल कह रहे हैं, अर्थात राज्य से बनने से पहले और समाज से बनने से पहले की जो अवस्था उसको हम प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। उसमें लोगों के पास 3 अधिकार हैं, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। समस्या कहाँ आती है, उनको लागू करने की एक समस्या आती है। और फिर जॉन लॉक के द्वारा लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी तीनों अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट की का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर लिमिटेड कार्य दे रहे हैं, जॉन लॉक सरकार को लिमिटेड कार्य दे रहे हैं। लिमिटेड, जॉन लॉक की जो सरकार है वो लिमिटेड है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जॉन लॉक। किसकी बात कर रहे हैं? लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अब एक बार नोट कर लीजिए। इस प्रकार हम क्लासिकल लिबरलिज्म के पॉलिटिकल डायमेंशन के कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म के जो पॉलिटिकल डायमेंशन हैं उनको लिख लेते हैं। पॉलिटिकल डायमेंशन, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं लिखा देता हूँ आपको। लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इनकी व्याख्या करेंगे, इनको समझेंगे हम, तब हम लिबरलिज्म के बेसिक अजम्पशन को समझ पाएंगे। लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मुख्य लक्षण है। क्लासिकल लिबरलिज्म के कुछ मुख्य लक्षण हैं जो हम लिख रहे हैं, जो समझेंगे इनको। इंडिविजुअल सीन एज ए राइट बीरर, इंडिविजुअल सीन एज ए राइट बीरर, राइट बीरर। तीसरा पॉइंट है एंश्योर ए स्पेयर ऑफ नॉन इंटरवेंशन, नॉन इंटरवेंशन, नॉन इंटरवेंशन। नॉन इंटरवेंशन ऑफ एवरीवन। अगला पॉइंट है लिबर्टी इज नॉट लाइसेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है लिबरलिज्म का। लिबर्टी, ये भी समझना आपको, लिबर्टी इज नॉट लाइसेंस। इस बात को आपको जरूर समझना है। अगला पॉइंट है इंटरवेंशन हैज टू जस्टिफाइड फ्रॉम नेचुरल राइट्स पर्सपेक्टिव। आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, इंटरवेंशन को आप जस्टिफाई कर सकते हो किसके पर्सपेक्टिव में? नेचुरल राइट के पर्सपेक्टिव में आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, न्यायोचित ठहरा सकते हो। आप इन 5 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, 5 पॉइंट्स ऑफ पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के 5 बिंदु मैंने लिखे हैं, इनको आप समझोगे। ये 5 बिंदु लिबरलिज्म के बेसिक फीचर्स हैं। तो इसमें लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की बात करता है लिबरलिज्म। क्लासिक लिबरलिज्म कहता है कि सरकार सीमित होनी चाहिए, संवैधानिक होनी चाहिए, जो कम से कम शासन करे ताकि लोगों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। इंडिविजुअल सीन एज ए राइट बीरर, बीरर का मतलब होता है वाहक। इंडिविजुअल या व्यक्ति को ऐसे देखा जा सकता है कि उसके कुछ अधिकार हैं, वो पैदा हुआ उनको लेकर के, प्राकृतिक अधिकार हैं उसके, उनको लेकर के पैदा हुआ है। नॉन इंटरवेंशन, अर्थात इंडिविजुअल की लिबर्टी में किसी प्रकार का इंटरफेयर स्टेट के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। स्टेट के द्वारा किसी प्रकार का इंटरवेन या इंटरफेयर किया नहीं जाना चाहिए ताकि उसकी लिबर्टी सुरक्षित रह सके। कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए स्टेट के द्वारा, एक बिल्कुल भी हम स्टेट को नहीं नकार सकते। लिबर्टी इज़ नॉट लाइसेंस, लिबर्टी लाइसेंस नहीं है। जिस प्रकार
होप्स स्वच्छंदता की बात करते हैं, होप्स के द्वारा स्वच्छंदता की बात की जाती है। कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति मनमानी करने की छूट हो, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो व्यक्ति के ऊपर, तो वो एक जंगल की स्वतंत्रता होती है, वो प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है। उसमें क्या होता है, फिर अराजकता फैल जाती है, उसमें अराजकता फैल जाती है, तो उसको कंट्रोल कैसे करें। तो लिबर्टी पर कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। जैसे हम लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ भी गवर्नमेंट पर भी हम लिमिटेशन लगाते हैं। तो लोगों की लिबर्टी को भी लिमिट करना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। जस्टिफाई पर्सपेक्टिव, ये इंटरफेयर जो स्टेट के द्वारा किया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा इंडिविजुअल की लिबर्टी में अगर इंटरवीन किया जा रहा है, इंटरफेयर किया जा रहा है, तो हम उसको जस्टिफाई ठहरा सकते हैं। लेकिन प्रोस्पेक्टिव कौन सा, नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती या हस्तक्षेप राज्य के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन उसके प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। प्राकृतिक अधिकारों में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, उसके जीवन के, उसके संपत्ति के अधिकारों में, या फिर किसी जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार जैसे प्राकृतिक अधिकार, इनमें बाधा उसकी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो व्यक्ति अपना विकास कैसे करेगा, वो सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करेगा, वो विकास नहीं कर पाएगा व्यक्ति अपना। तो ये पॉलिटिकल डायमेंशन हमने देखे, क्लासिकल लिबरलिज्म के पॉलिटिकल डायमेंशन, इनको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और आपके समझने के लिए भी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इंडिविजुअलिज्म है, क्योंकि लिबरलिज्म के सेंटर में, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो लिबरलिज्म है उसका प्योरिस्ट फॉर्म क्लासिकल लिबरलिज्म है। क्लासिकल लिबरलिज्म के सेंटर में इंडिविजुअलिज्म की फिलोसफी है, और इंडिविजुअलिज्म की फिलोसफी इंडिविजुअल के लिबर्टी, राइट्स और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, उसको सेंटर में लेती है, उसके अराउंड रिवॉल्व करती है, अर्थात उसके चारों तरफ उस फिलोसफी का निर्माण किया जाता है। तो ये जो इंडिविजुअलिज्म है या लिबरलिज्म है, ये क्या कहते हैं, एक स्टेट को एक नेसेसरी इविल बताते हैं। स्टेट इज ए नेसेसरी इविल, गवर्नमेंट बिकम्स ए नेसेसरी इविल। इस बात को समझेंगे हम। राज्य एक आवश्यक, ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा कहा गया है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। स्टेट स्टेट इज ए नेसेसरी इविल। इन दोनों बातों को समझेंगे हम, नेसेसरी और इविल। आवश्यक क्यों है और बुराई क्यों है। आवश्यक, ये जो लिबरल थिंकर्स हैं, क्लासिकल लिबरल थिंकर्स हैं, या फिर इंडिविजुअलिज्म के सपोर्टर हैं, वो यही कहते हैं कि आवश्यक क्यों है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि राज्य के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, राज्य के द्वारा जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की सुरक्षा, अर्थात सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू लिबर्टी। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है। इसलिए तो राज्य सुरक्षा तो करेगा, राज्य का हस्तक्षेप मिनिमम होना चाहिए, लेकिन राज्य सुरक्षा के लिए भी तो आवश्यक है। सुरक्षा प्राइवेट हाथों में नहीं दे सकते आप। स्टेट की लाइफ, स्टेट राज्य के जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता की सुरक्षा का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी राज्य करेगा, स्टेट करेगा, गवर्नमेंट करेगी। इसलिए राज्य आवश्यक है। बुराई क्यों है, बुराई, शुरू में मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि जैसे जैसे स्टेट के फंक्शन बढ़ेंगे वैसे वैसे इंडिविजुअल की लिबर्टी लिमिट होती जाएगी, अर्थात राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती होती चली जाएगी। इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी 1/, स्टेट, फंक्शन ऑफ स्टेट। अगर राज्य के कार्यों में वृद्धि होती है तो इंडिविजुअल की लिबर्टी में कटौती होती है। बुराई क्यों है, बुराई इसलिए है कि स्टेट होने का मतलब ही है कि इंडिविजुअल की लिबर्टी को थ्रेट होना, थ्रेट, खतरा होना, थ्रेट होना, खतरा होना। ये नोट कर लीजिए आप, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कुछ बातें हैं, आप इनको अपने माइंड में रखोगे तो आप
लिबरलिज्म की, इंडिविजुअलिज्म की फिलोसफी को आसानी से समझ पाओगे। तो गवर्नमेंट बिकम्स ए नेसेसरी इविल, इंडिविजुअल इज फ्रीड बट इट इज आल्सो कॉन्स्ट्रेंड। व्यक्ति स्वतंत्र है लेकिन इसकी स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और गवर्नमेंट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये बात लिबरलिज्म की, ये बात और आपको ध्यान में रखनी है। कंसेंट और ऑन पीपुल, ये जॉन लॉ के द्वारा कही गई बात है। ये लिबरलिज्म का आधारभूत मूल संरचना कह सकते हो आप। जॉन लॉ क्या कहते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें गवर्नमेंट की उत्पत्ति होती है, स्टेट की जो उत्पत्ति होती है, चाहे कम्युनिटी की उत्पत्ति होती है, कम्युनिटी का जो राइज होता है, बर्थ होता है, कम्युनिटी की जो उत्पत्ति होती है, वो लोगों की सहमति से ही तो हो ही रही है। सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक दूसरे सहमति प्रदान कर रहे हैं। और लोकतंत्र का आधारभूत स्तंभ है कंसेंट ऑफ पीपुल, लोगों की सहमति। लिमिटेड गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए लोगों की सहमति आवश्यक है। ये लिबरलिज्म या फिर उदारवाद के लिए एक मूल मान्यता है कि लोगों की सहमति आवश्यक है। अर्थात पॉलिटिकल डायमेंशन पॉलिटिकल लिबर्टी की बात ही करता है। पॉलिटिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन पॉलिटिकल लिबर्टी की बात करता है। कल हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल लिबर्टी पर। पॉलिटिकल लिबर्टी क्या है? कल हमारे द्वारा इकोनॉमिक डायमेंशन पर कंप्लीट एक वीडियो डाला जाएगा। और मैं एक सूत्र बताता हूँ आपको। सबसे पहले व्यक्ति को स्वतंत्र किया जाता है लिबरलिज्म के द्वारा, क्लासिक लिबरलिज्म। उसको आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है और उसको राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है। फिर व्यक्ति अपना विकास करता है, वो व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है। उसके बाद व्यक्ति आय भी कमाता है और धीरे धीरे प्रत्येक व्यक्ति प्रोग्रेस करता है। मार्केट में आता है, व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, लाभ कमाता है, आय कमाता है, उत्पादन करता है। तो इस प्रकार आय, उस आय के द्वारा अभी कल के वीडियो में ही हम नेक्स्ट वीडियो में इनविजिबल हैंड को भी समझेंगे कि एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड क्या है और कहाँ पर एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड काम करना बंद कर देता है बाद में। तो फिर पूंजीवाद की उत्पत्ति होती है। पूंजीवाद और औद्योगिकरण, इन दोनों के द्वारा समाज में एक आर्थिक असमानता आ जाती है। रिच होता जाता है, पुअर पुअर होता जाता है, गरीब होता जाता है। तो एक इकोनॉमिक इनइक्वलिटी राइज कर जाती है। तो फिर इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए जेएस मिल के द्वारा कुछ बताया जाता है। तो जेएस मिल क्लासिक लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म के बीच में एक कड़ी है, एक लिंक है। जो जेएस मिल क्लासिक लिबरलिज्म को मॉडर्न लिबरलिज्म से जोड़ता है, वो आगे के वीडियो में हम समझेंगे। और किस प्रकार इनइक्वलिटीज को दूर करने की बातें होती हैं। वेवरिज रिपोर्ट आती है 1943 में, ब्रिटिश कमेटी की रिपोर्ट, वेवरिज रिपोर्ट। और किनीशियनिज्म, जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा किनीशियनिज्म की थ्योरी क्या है, उसका पूर्ण रोजगार का सिद्धांत आता है। तो धीरे धीरे मॉडर्न लिबरलिज्म आता है, मॉडर्न लिबरलिज्म, आधुनिक उदारवाद। और फिर 1970s के दशक में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, तो न्यू लिबरलिज्म की उत्पत्ति होती है। और एक नया वेरिएंट और आता है, न्यू क्लासिक लिबरलिज्म। इन सभी वेरिएंट्स पर हम प्रकाश डालेंगे अलग अलग वीडियोज़ में। आप जुड़े रहें। तो आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, रियान लर्निंग कंसेप्ट। इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जुड़ सकते हैं। उसमें हमारे यूट्यूब के वीडियोज भी हैं, कुछ मेरे द्वारा उनमें कोर कॉन्सेप्ट्स भी डाली जाती हैं। तो वहाँ पर आप उनको रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, मेरे से जुड़ सकते हो। रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम है।
टेलीग्राम। और रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट, ये यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो आप, यूट्यूब चैनल। अगर पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक मेथड से समझना चाहते हो और थोड़ी अंग्रेजी भी, इंग्लिश भी मैं थोड़ा प्रयोग कर रहा हूँ, तो आप हिंदी में डिक्शनरी साथ में रखो तो आप थोड़ा थोड़ा उसमें सुधार लोगे। ज़्यादा टफ नहीं है इंग्लिश, तो थोड़ा थोड़ा आप डिक्शनरी में देख करके, जैसे मैंने भी शुरू में ऐसा ही किया था, डिक्शनरी में मैंने देख देख के अनुवाद किए थे, तो आप इनको बेहतर समझ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।